दोस्तों, हमने सेक्शन 4 देखा और सेक्शन 5 देखा। सेक्शन 4 में ये देखा कि 5 साल तक नए जो मकान होंगे उन पे चैप्टर 2 लागू नहीं होगा। और हमने सेक्शन 5 में देखा कि उसने टेनेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसकी लायबिलिटी के लिए, मतलब टेनेंट को स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर का रेंट नहीं देना है। आइए अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 6 जो प्रतिबंधों को बढ़ाता है ना। अब इसका जो फर्स्ट क्लॉज है लगभग डिट्टो सेक्शन 5 जैसी ही बात करता है, मतलब रिजल्ट सेक्शन 5 में जो निकलता है सेम रिजल्ट सेक्शन 6 के क्लॉज 1 का भी वही निकलता है। मैं पढ़ता हूं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट नो पर्सन शाल क्लेम और रिसीव एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट। मतलब आपका एग्रीमेंट कुछ भी हो, आप दोनों के आपस की अंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट के ऊपर आप रेंट क्लेम नहीं कर सकते। ये किसके लिए बोला है? लैंडलॉर्ड के लिए। और सेक्शन 5 में सेम बात किसके लिए बोले? टेनेंट के लिए। मतलब सेक्शन 5 में उन्होंने बोला है कि भैया तू देगा नहीं, और सेक्शन 6 के क्लॉज 1 में उन्होंने बोला है कि देख भैया तू मांगना मत, है ना। मतलब लॉ मेकर्स ने दोनों को समझा दिया कि ना आपको देना है और ना आपको मांगना है। ना देना सेक्शन 5, ना मांगना सेक्शन 6 क्लॉज 1। आइए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। और भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो अनलॉफुल चार्जेस माने गए हैं। हमने सबसे पहले पढ़ लिया रेंट एक्सेस टू स्टैंडर्ड रेंट, है ना रिसीव करोगे ना आप क्लेम करोगे, वॉट एवर बी द रेंट, मतलब आपका एग्रीमेंट कुछ भी हुआ हो, है ना, हमको उससे मतलब नहीं है। पर एक बात फिर ध्यान रखना, स्टैंडर्ड रेंट टेनेंट को आरसी के पास अगर तय कराना होगा, जब तक वो स्टैंडर्ड रेंट तय नहीं कराएगा तब तक एग्रीड रेंट ही चलेगा। इसके सिवा कुछ और चीजों का मना बोला है सेक्शन 6 में, जो एडिशनल बातें हुई है, जैसे प्रीमियम, पगड़ी या कोई भी एडिशनल कंसिडरेशन एक्सेप्ट रेंट। मतलब ना आपको प्रीमियम लेना है ना पगड़ी लेना है। ये किस बहाने लोगे आप? ग्रांट, रिन्यूअल, कंटिन्यूएंस। मतलब आपको हम किराएदार तब बनाएंगे जब आप 5 लाख रुपए डिपॉजिट करो, और जब आप छोड़ के जाओगे हम आपको 5 लाख रुपए वापस कर देंगे आपके। ये पगड़ी प्रीमियम टाइप की चीजें होती है जिसपे लॉ ने साफ साफ मना बोल रखा है कि दिस कैन नॉट बी अलाउड, है ना। तो ग्रांट, रिन्यूअल, कंटिन्यूएंस के लिए आप कोई भी प्रीमियम, कोई भी पगड़ी का अमाउंट या कोई भी एडिशनल कंसिडरेशन एक्सेप्ट रेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड आप नहीं मांगोगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? एडवांस रेंट की भी एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। क्या सीमा है? 1 मंथ विदाउट द परमिशन ऑफ आरसीए। मतलब आरसीए की परमिशन के बिना आप 1 महीने का एडवांस रेंट ले सकते हो, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का एडवांस रेंट के लिए आपको आरसीए की परमिशन लगेगी। नेक्स्ट, टेनेंट कैन नॉट क्लेम कंसिडरेशन, है ना। अगर लैंडलॉर्ड को रोका है तो फिर टेनेंट को भी रोका है। अगर लॉ लैंडलॉर्ड को बना बोला है कि आपको ग्रांट, रिन्यूअल, कंटिन्यूएंस के लिए ऐसा कुछ भी पेमेंट नहीं मांगना है, न पगड़ी, न प्रीमियम, न कंसिडरेशन कुछ और, वैसा टेनेंट को भी मना बोला है। रिलिंक्विशमेंट, ट्रांसफर या असाइनमेंट। रिलिंक्विशमेंट मतलब छोड़ के जाने के लिए, ट्रांसफर मतलब किसी और के लिए, और असाइनमेंट मतलब अपने टर्म को पूरा करने के लिए आप किसी और को असाइन कर दो थोड़े समय के लिए। तो सेक्शन 6 की ये बातें थी। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। सेक्शन 6 के बेसिकली 2 एक्सेप्शन हम देख सकते हैं। एक सेक्शन 4 हम पढ़ चुके हैं, 5 ईयर न्यूली कंस्ट्रक्शन अकोमोडेशन पर चैप्टर 2 लागू नहीं होगा। सेक्शन 6 चैप्टर 2 का पार्ट है, इसलिए 5 साल तक नए कंस्ट्रक्शन पर हमने भी जो पढ़ा प्रीमियम, पगड़ी या अदर कंसिडरेशन, वो सब लिए जा सकते हैं और वो सब लॉफुल ही माने जाएंगे। 5 साल बाद के लिए, मतलब बेसिकली जो नियम है वो 5 साल बाद के लिए है। आइए हम एक और एक्सेप्शन की बात करते हैं। सेक्शन 6 में ही है 4 और 5 सब सेक्शन में। 4 बोलता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी पेमेंट मेड अंडर एन एग्रीमेंट बाय एनी पर्सन टू अ लैंडलॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ होल और पार्ट ऑफ एनी अकोमोडेशन। मतलब अगर लैंडलॉर्ड अपने अकोमोडेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कोई पैसा मांग रहा है अगर टेनेंट से, तो वो वैध है, वो लॉफुल माना जाएगा। ऑन द लैंड बिलोंगिंग टू और टेकिंग ऑन लीज बाय द लैंडलॉर्ड। मतलब लैंडलॉर्ड को कंस्ट्रक्शन टेनेंट को देने के लिए अपनी भूमि पे भी कर सकता है, ऑन द लैंड बिलोंगिंग टू और टेकिंग ऑन लीज
बाय द लैंडलॉर्ड, मतलब वो जमीन लैंडलॉर्ड की स्वयं की भी हो सकती है और उसने लीज पर भी ली हो सकती है और उस पर वो कंस्ट्रक्शन करके हो सकता है कि वो टेनेंट को किराए पर दे। तो ऐसी स्थिति में जो कंस्ट्रक्शन के लिए अगर वो उससे एडवांस पैसा मांग सकता है वो लॉफुल होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। If one of the conditions of the agreement is debt, the landlord is let to debt person। अगर एक कंडीशन ये है कि किराए पर उसी व्यक्ति को दिया जाएगा बनने के बाद, पहली बात when completed for the use of dead person or any member of his family, या तो उसको देना पड़ेगा या परिवार के किसी सदस्य के लिए वो अकोमोडेशन दिया जाना चाहिए, तब एडवांस अगर वो कुछ पैसा देता है तो उसको वैध माना जाएगा। अब हम इसका प्रोविजो देख लेते हैं। Provided that such payment shall not exceed the amount of agreed rent for a period of 5 years of the whole or part of the accommodation to be let to such person। मतलब अल्टीमेटली 5 साल के किराए से ज्यादा का पेमेंट आप किसी भी स्थिति में एडवांस कंस्ट्रक्शन के रूप में नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 6 का सब सेक्शन 5, एनी पेमेंट मेड अंडर सब सेक्शन 4 शाल बी डीम्ड टू बी द पेमेंट ऑफ रेंट इन एडवांस फॉर सच पीरियड। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब वो एडवांस पेमेंट देगा कंस्ट्रक्शन के लिए तो उसे एडवांस रेंट ही माना जाएगा उन पर्टिकुलर 4 साल 5 साल जितना भी उसने अमाउंट दिया है, तो तब तक उससे लैंडलॉर्ड क्लेम नहीं कर सकता रेंट, क्योंकि वो पहले ही कंस्ट्रक्शन के समय ही अपना अमाउंट दे चुका है। तो हमने सेक्शन 6 में कुछ बातें पढ़ी। पहले हमने पढ़ा कि लैंडलॉर्ड को क्लेम नहीं करना है, क्या नहीं क्लेम नहीं करना है, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट। फिर बताया प्रीमियम भी मत मांगना, पगड़ी मत मांगना, अदर कंसिडरेशन मत मांगना कैश और काइंड में एक्सेप्ट रेंट, 1 महीने से ज्यादा का रेंट मत मांगना बिना आरसी की परमिशन के। फिर टेनेंट को भी आपने मना बोला कि तुम भी रिलिंक्विशमेंट के लिए, तुम भी ट्रांसफर के लिए, तुम भी असाइनमेंट के लिए कोई भी कंसिडरेशन नहीं मांगोगे। अल्टीमेटली इन पूरी बातों का एक एक्सेप्शन डाल दिया उन्होंने लास्ट में। एक्सेप्शन में उन्होंने बोला है कि 5 साल तक का अमाउंट आप ले सकते हो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेट अकोमोडेशन जो लैंडलॉर्ड करता है, और वो जमीन या तो लैंडलॉर्ड की होगी या लीज की जमीन पर भी चल सकता है। प्री का 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से कई बार बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों।